नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 हेतु इसी के साथ में जो रीट के बाद में जो पेपर होगा मुख्य परीक्षा के लिए भी, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, यहां पर शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 6 लेकर आया हूं। 25 प्रश्न आपको शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा, लगभग 20-22 मिनट का वीडियो बनेगा, तो वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा। नीचे कमेंट में हमें अपने व्यक्तिगत राय जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके टेस्ट 6 का पहला प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। देखिए, सस्वर वाचन का मतलब होता है वह वाचन जो स्वर के साथ में किया जाता है, मतलब बोल करके किया जाता है। बोल करके मतलब गद्य में भी होता है और बोल करके पद्य में भी होता है। साथियों देखिएगा, इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है सामूहिक वाचन। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। सामूहिक वाचन का मतलब होता है जिसमें सभी छात्र छात्राएं एक साथ वाचन करते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। दूसरा प्रश्न है आपके, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, छठी कक्षा से, चौथी कक्षा से, पांचवी कक्षा से। देखिए, रीट एग्जाम 2018 में ये प्रश्न आ चुका है कि मौन वाचन कब से शुरू किया जाना चाहिए। तो साथियों, इसका जो आंसर माना गया है वो है तीसरी कक्षा से मौन वाचन शुरू करना चाहिए। प्रथम विकल्प आपके सही है, आपको बुक्स में छठी भी मिलेगी, पांचवी भी मिलेगी, चौथी भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर प्रथम विकल्प माना गया है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, ये देखिएगा, तीसरे प्रश्न को समझने की जरूरत है। एक छात्र किसी शब्द विशेष को उच्चारित करने में बार बार त्रुटि करता है। ऐसी स्थिति में भाषा शिक्षक को निम्न में से किस प्रकार छात्र की मदद करनी चाहिए? पहला विकल्प, शुद्ध उच्चारण हेतु स्पीच थेरेपी के लिए उसे भेजना चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान देकर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना चाहिए, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इनमें से कोई नहीं को हम हटा देंगे। तीसरा, दूसरा या प्रथम, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है? साथियों, प्रश्न क्या पूछ रहा है वापिस देखिएगा। विशेष शब्द को उच्चारित करने में बार बार त्रुटि कर रहा है। विशेष शब्द को मतलब अन्य शब्दों को नहीं कर रहा है उच्चारित करने में त्रुटि। तो इसका मतलब यूं है कि भाई व्यक्तिगत ध्यान देकर उसे शुद्ध उच्चारण का हमें अभ्यास कराना चाहिए। इससे जो त्रुटि कर रहा है वो दूर हो जाएगी। अब अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना उतना बेहतर नहीं है। शुद्ध उच्चारण हेतु स्पीच थेरेपी के लिए भेजना, तो स्पीच थेरेपी देना इतना सही नहीं है। साथियों, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर कि भाई हाँ, इस शब्द का ये उच्चारण अशुद्ध कर रहा है, तो उसका बार बार अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत और अभिनय प्रणाली और व्यास प्रणाली। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है, तो प्राथमिक स्तर पर व्याख्या प्रणाली कभी भी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। साथियों, व्यास प्रणाली भी उपयुक्त नहीं है प्राथमिक स्तर पर। कविता शिक्षण की बात की जा रही है, कविता मतलब पद्य के अंतर्गत ये आती है, तो इसके लिए गीत और अभिनय प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से बच्चों को कविता शिक्षण करवाना चाहिए। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो आपके 5वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये देखिएगा। भाषा शिक्षण की दृष्टि से बालक की प्रथम पाठशाला है माँ, परिवार, समाज और देश। तो साथियों, प्रश्न को थोड़ा समझिएगा। बालक की प्रथम पाठशाला पूछा गया है। अगर प्रथम पाठशाला प्रश्न में पूछा जाता है तो वहां पर मां नहीं करना है, प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। जबकि अगर बात करें कि बालक की प्रथम गुरु, तो साथियों बालक की प्रथम गुरु क्या है? उसकी मां है। फिर यहां पर फिर हम कौन से विकल्प को सही करेंगे? परिवार। दूसरे विकल्प को बिल्कुल 5वें प्रश्न में सही करेंगे। साथियों, क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, उस डाउट को आपको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। तो चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6, एक बालक जो हकलाता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? सामूहिक वाचन, मौन वाचन, एकल वाचन, आदर्श वाचन। देखिए, बालक हकला रहा है, ठीक है,
वाचन दक्षता में निपुण बनाना है, तो वाचन दक्षता में निपुण बनाना है तो मौन वाचन तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि मौन वाचन में तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो गलत हो गया। अब वो हकला रहा है, आप यूं मानो अगर वो अकेला ही वाचन करेगा, एकल वाचन मतलब अकेला ही वाचन करेगा, तो हकला हकला कर वाचन करेगा तो उसके अंदर और ज्यादा समस्या आएगी इस चीज की, क्योंकि अन्य जो वाला के एक तरह से उसका मजाक टाइप में मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। साथियों, आदर्श वाचन किया जाता है शिक्षक के द्वारा, सामूहिक वाचन इसका सही उत्तर है, क्योंकि सामूहिक में सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे तो उनके साथ वो भी बोल लेगा, ठीक है, बिना किसी संकोच के। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा सामूहिक वाचन एवं अनुकरण वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल। देखिएगा, कक्षा शिक्षण में छात्रों के द्वारा सामूहिक वाचन किया जाता है, अनुकरण वाचन किया जाता है। तो छात्र यहाँ पर जो सामूहिक वाचन मतलब सभी बोल रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं उस चीज का, तो इससे श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा, ना ही लेखन का, बल्कि उनके अंदर वाचन कौशल का विकास होगा। साथियों, थर्ड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है। अन्वेषण विधि के प्रवर्तक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। H.C. मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु और हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। साथियों, यहाँ पर देखिएगा, अन्वेषण विधि जिसको हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि सभी एक के ही नाम है। साथियों, इस विधि के प्रवर्तक या जनक की बात करें तो इसके जनक है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चौथा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, वैधता का अभाव। तो ऐसा है भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है साथियों, जैसा अभी ये प्रश्न नंबर 9 अपन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसका प्रमुख दोष क्या है? व्यापकता का अभाव है क्या? नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप से भी हम कई सारे प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं। विश्वसनीयता का अभाव भी नहीं है इसमें वैधता का अभाव भी नहीं है, बल्कि इसमें अभिव्यक्ति का अभाव है। अभिव्यक्ति का अभाव कैसे है? क्योंकि इसमें यहाँ पर जो विकल्प दे रखे, इन्हीं में से किसी एक विकल्प का आपको चुनाव करना है, किसी एक विकल्प को आपको सही करना है, आप अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें अपने खुद के विचार कहाँ व्यक्त हो रहे हैं? अतः यह माना जाता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष क्या है कि इसमें अभिव्यक्ति छात्र अपनी नहीं दे सकते हैं। थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? कांट का, होगबेन का, डाल्टन का और रोजर बेकन का। देखो, सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विद्या लेकर आऊंगा, गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, सामाजिक हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी। तो देखो, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? होगबेन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? होगबेन ने एक कथन कहा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो दूसरा विकल्प सही है। कैसे याद रखना है? जैसे दर्पण शब्द आ रहा है तो दर्पण के बारे में किसने बात की? होगबेन, बेन ने बात की, ठीक है, दर्पण के बारे में बेन ने बात की। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न, रसानुभूति गुण है, किसका गुण है साथियों? रसानुभूति गद्य का है, पद्य का है, व्याकरण का है और पुनरावृत्ति का है। देखो, रसानुभूति और भावानुभूति जहां पर पूछी जाती है वो हमेशा पद्य शिक्षण में जाएगी, रसानुभूति भी और भावानुभूति भी। तो फिर हम यहाँ पर कौन सा विकल्प सही करेंगे? पद्य का। किसका गुण है ये? पद्य का गुण है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां प्रश्न देखेंगे साथियों। निशुल्क तैयारी आपकी एग्जाम तक करवाई जाएगी, ठीक है, एग्जाम तक मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे वो रीट की तैयारी हो, चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो साथियों, पूर्णतः निशुल्क रहेगा कोर्स। कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली में दी जाती है? डाल्टन प्रणाली, मोंटेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली, परियोजन प्रणाली। तो देखो, जहां पर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की बात की जाती है,
आपको वहां पर लगभग कौन से विकल्प का चुनाव करना है जहां विकल्प में मॉन्टेसरी दे रखी हो, क्योंकि मॉन्टेसरी के द्वारा ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। तो अगर प्रश्न याद नहीं हो और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बात करें, नीचे मॉन्टेसरी विकल्प में है, तो आपको वही करना है साथियों। 12वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और पुनरावृत्ति। तो जो हर्बर्ट ने एक विधि दी है जिसको कहा जाता है हर्बर्ट की पंचपदी, दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु इस विधि का निर्माण इन्होंने किया था साथियों। और इस विधि में पदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 5 मानी जाती है, इसलिए इसको हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत प्रस्तावना भी आता है, प्रस्तुतिकरण भी आता है, तुलना भी आ जाता है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं आता है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। खेल विधि के प्रवर्तक है फ्रोबेल, मॉन्टेसरी ये लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक है ना, हेनरी कोल्डवेल कुक और कुमारी हेलन पार्कस्ट। तो साथियों खेल पर आधारित विधि सबसे ज्यादा ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन दी गई थी, लेकिन वो खेल विधि नहीं थी, खेल पर आधारित विधि थी किंडरगार्टन, खेल पर आधारित विधि। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, खेल विधि के प्रवर्तक या जनक कौन है? तो खेल विधि का निर्माण हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा किया गया है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। किसके द्वारा? याद रखिएगा, खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। तो 15वां प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 15 में। क्या है देखिएगा, वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है? वैयक्तिक वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन, आदर्श वाचन। देखिए संकोची छात्र मतलब उनको पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, बोलना भी आता है, लेकिन वो दूसरों के सामने बोलने में संकोच उनके माइंड में आता है, संकोच प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो मौन वाचन करेंगे तो उससे क्या फायदा रहेगा साथियों? मौन वाचन में तो मन ही मन पढ़ाया जाता है, तो फिर ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। अध्यापक यदि वाचन कर रहा है तो इससे संकोचित छात्रों के लिए क्या उपयोग है? वो तो सभी के लिए कर रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। वैयक्तिक वाचन, वैयक्तिक रूप से यदि आप उससे वाचन करवाओगे तो और ज्यादा संकोच उसके माइंड में आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अर्थात 15वें प्रश्न में आपका जो सही विकल्प है वो है समवेत वाचन। समवेत मतलब होता है सामूहिक वाचन, सभी साथ साथ एक साथ वाचन करेंगे सभी छात्र, तो जो संकोची है उनके भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यार सभी तो वाचन कर रहे हैं, अपन भी कर लेते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए उत्तम है उपन्यास शिक्षण, नाटक शिक्षण, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। साथियों शब्द भंडार में वृद्धि करना यदि आपको है तो उसके लिए सबसे उत्तम किसको माना जाता है? प्रश्न नंबर 16 में आपका जो सही उत्तर है वो रहेगा गद्य शिक्षण को। किसको माना जाता है? गद्य शिक्षण को माना जाता है। नाटक शिक्षण भी गद्य के अंतर्गत ही आ जाता है, इसलिए हम नाटक को सही न करके गद्य को सही करेंगे, क्योंकि गद्य में सिर्फ नाटक ही नहीं आता है, अन्य कई सारी चीजें आती है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए उत्तम उपाय क्या है, तो उत्तम उपाय क्या करोगे? गद्य शिक्षण। थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो 17वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, उपचारात्मक नियमों पर, समय व अवधि पर और समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण आप कर रहे हो, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब आपको पता होना चाहिए जिसमें बालकों की जो समस्याएं होती है उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। तो इसकी सफलता कब होगी? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण सफल कब माना जाएगा साथियों? जब समस्याओं के कारणों की सही पहचान आप कर सकोगे। यदि आपने कारण ही सही से नहीं पहचाने तो उनको दूर कैसे करोगे समस्याओं को? कि आखिर समस्या जो आ रही है उसका कारण क्या है, इसकी सही पहचान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी उपचारात्मक शिक्षण सफल हो पाएगा। देखिए समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण कहलाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न नंबर 17 में बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न नंबर 18 में।
18वां प्रश्न है, अनुसंधान विधि का प्रयोग होता है प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर और इनमें से कोई नहीं। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को तो बिल्कुल ही हटा देना है। बात की जा रही है अनुसंधान विधि की। अनुसंधान मतलब खोज विधि की, जिसके जनक कौन है, अभी हमने इसी टेस्ट में पढ़ा है, आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक है साथियों। और इस विधि का प्रयोग जिस स्तर पर किया जाता है वो स्तर होता है उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक क्या खोजेगा, वो तो अनुकरण के माध्यम से और देख करके सीखता है। इसलिए साथियों उच्च स्तर पर ही अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 18 में, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया का तत्व है उद्देश्य, सीखने के अनुभव, मूल्यांकन और इनमें से सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के तत्वों की यदि बात की जाए, मूल्यांकन प्रक्रिया के तत्वों में उद्देश्य भी शामिल होता है, सीखने के अनुभव भी शामिल होते हैं और आकलन या मूल्यांकन भी शामिल होता है। अर्थात जो सभी वाला जो चौथा विकल्प है, मूल्यांकन प्रक्रिया के तत्वों के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती है, तो चौथा विकल्प आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा साथियों। 19वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। प्राप्य उद्देश्यों से अभिप्राय है शिक्षण कौशलों में परिवर्तन, शिक्षण विधियों में परिवर्तन, शिक्षण में परिवर्तन और व्यवहारगत परिवर्तन। देखो, एक होते हैं प्राप्य उद्देश्य और एक होते हैं अप्राप्य उद्देश्य। तो प्राप्य उद्देश्य का मतलब होता है वह उद्देश्य जिनको आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अप्राप्य उद्देश्य मतलब प्राप्त तो हो सकते हैं लेकिन बहुत ही समय लगता है इसमें, बहुत ज्यादा सालों। तो साथियों प्राप्य उद्देश्यों से अभिप्राय क्या होता है कि हम जो परिवर्तन बालक के व्यवहार में लाना चाहते हैं एक कक्ष विशेष में, वो परिवर्तन बालक में आ जाए तो वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यवहारगत परिवर्तन इसका सही अर्थ निकलेगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है साथियों आपके, एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, अभिवृत्ति, ज्ञान, ज्ञानोपयोग और रुचि। देखिए छात्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, समस्या को स्वयं हल किया जा रहा है। मतलब उसके सामने गणित की कोई समस्या आई है, उस गणित क्या किसी भी विषय की समस्या आई है, उस समस्या को वो स्वयं हल कर रहा है। तो ये अभिवृत्ति तो नहीं है क्योंकि अभिवृत्ति दृष्टिकोण होता है, रुचि भी नहीं है, रुचात्मक बात नहीं की जा रही है, ज्ञान या ज्ञानोपयोग। तो साथियों इसका जो सही उत्तर निकल के आता है वो है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का मतलब होता है सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना। सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना क्या कहलाता है, ज्ञानोपयोग। अब उसके सामने समस्या है, उसको वो हल कर रहा है, तो मतलब उस चीज को उसने सीख रखा है, उसका उपयोग उसने किया है, तो ज्ञानोपयोग कहलाएगा। तीसरा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का आधार है अनुबंधवाद, व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद और गेस्टाल्टवाद। साथियों एक सूत्र चलता है शिक्षण में, पूर्ण से अंश की ओर। यह शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि बालक को पहले सारी चीजें बता करके फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े में समझाया जाए। तो ये होता है पूर्ण से अंश की ओर सूत्र। और ये जो शिक्षण सूत्र आधारित है या जिसके द्वारा दिया गया है वो है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में कौन कौन आते हैं, कोहलर आता है, कोपका आता है और वर्दीमर आता है साथियों। कोपका, कोहलर और वर्दीमर, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद या सूच का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, उसमें पूर्णाकार पर ही बल दिया है। किस पर बल दिया है, पूर्णाकार पर। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न, हर्बर्टसन ने शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। कौन सी विधि का, प्रयोगशाला विधि का, तुलनात्मक विधि का, प्रादेशिक विधि का और इकाई विधि का। तो देखो यहाँ पर इकाई विधि तो मोरिसन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, मोरिसन के द्वारा दी गई है साथियों। हर्बर्टसन के द्वारा जिस विधि का निर्माण किया गया है उस विधि को किस नाम से जाना जाता है,
प्रादेशिक विधि के नाम से जाना जाता है। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक या प्रादेशिक विधि के जनक किसको माना जाता है? हर्बर्टसन को माना जाता है। हर्बर्ट को नहीं, हर्बर्टसन, ठीक है, याद रखिएगा इस नाम को भी। तो थर्ड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो आपके 24वां प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण में अंतः क्रिया का आधार है भाषण विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। तो भाई व्याख्यान विधि में तो कोई अंतः क्रिया नहीं होती है, छात्र सुनते हैं, शिक्षक बोलता है। कहानी विधि में भी ऐसा ही होता है कि छात्र सुनते हैं, शिक्षक बोलता है। भाषण विधि में भी ऐसा होता है, शिक्षक बोल रहा है, छात्र सुन रहा है। लेकिन प्रश्नोत्तर विधि में छात्रों के द्वारा भी प्रश्न पूछे जाते हैं अध्यापक से, अध्यापक के द्वारा भी छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अतः प्रश्नोत्तर विधि को शिक्षण में अंतः क्रिया का आधार माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। बेल आइकन ऑन करोगे तो मैं जो वीडियो डालूंगा, जो टेस्ट डालूंगा, निःशुल्क टेस्ट या यूट्यूब पे, उसकी सूचना आपके मोबाइल में तुरंत आ जाएगी। चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। फ्लैनल बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है लेखन कार्य में, चित्र प्रदर्शन में, फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में और कठपुतली प्रदर्शन में। तो साथियों जो फ्लैनल बोर्ड होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है चित्र प्रदर्शन के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। विकल्प 2 आपके 25वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बता के जाइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो उससे भी हमें जरूर अवगत कराइएगा साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत